मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। सुबह से आगे मैं आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ है मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। स्ट्रेच करें अपने आप को, एक्टिव हो जाएं। मॉर्निंग टाइम है और पूरा दिन आपने गुजारना होता है, कोई सुस्ती नहीं, कोई काली नहीं। स्ट्रेच करें अपने आप को, लंबे पै जाएं। नहीं, एक्टिव होके एनर्जी के साथ दिन का आगाज करना चाहिए। स्ट्रेचिंग के आप एक्सरसाइज करें, उठ जाएं, आंखें खोलें और आपके इर्द गिर्द भी आप देखें कि अगर आपके इर्द गिर्द कोई भी सोया हुआ है, सोई हुई है, मतलब आपकी बहन भाई व्हाटसोएवर, आप उसको जगा दें। ये भी एक अच्छा काम है। हाँ, जरूरी है कि आप उनके लिए अच्छा काम करेंगे कि आप उनको कहेंगे भाईजान बस सुबह आदत डेवलप हो जाती है। हमसे जैसे लोग जिस तरह हमसे सवाल करते हैं, मैं बड़ी हैरान होती हूँ कि आप लोग ऑफिस नहीं जाते। I mean, हमसे अक्सर सवाल होती है कि जब हम मॉर्निंग शो करते हैं, आप लोग रोज कैसे इतनी सुबह उठ जाते हैं। तो मैं कहती हूँ कि जो आपकी आदत बन जाती है ना, वो फिर आप उस आदत को लेकर आगे चल रहे होते हैं। अब हर वक्त सुस्ती में पड़े रहना ना, वो अच्छी बात नहीं होती। लेकिन इस सुस्ती और काहली, जिस तरह आपने कहा अच्छी आदत नहीं है, लेकिन एक मुल्क ऐसा है जहां इसका बाकायदा दिन मनाया जाता है। सुस्ती और काहली का दिन मनाया जाता है उस मुल्क में। कौन सा मुल्क है ये जी जनूबी अमेरिका का मुल्क है कोलंबिया, और यहाँ पर हर साल अगस्त में सुस्ती का दिन मनाया जाता है। तो कोलंबिया में 1985 से लेकर अब तक ये दिन बाकायदगी के साथ मनाया जा रहा है, और इस दिन लोग अपने बिस्तर लेकर सड़कों पर निकलते हैं, दिन भर आराम करते हैं। एग्जैक्टली, बेड्स लगा देते हैं, वो बाहर एंजॉय करते हैं। लिटरली अभी तो हम देख रहे हैं वाकई, और कैसे आराम से कंफर्टेबल कपड़ों में हैं, अपनी नाइट सूट्स में आराम से। मतलब अब वो जो लंबे पहने वाली बात है, वो ये लंबे पहने वाली बात है। और इस तरह ये इन्होंने दिन मनाया, और हमने आपको इसके विजुअल्स आपको क्या दिखा बात। दिए। अच्छा, बड़े अरसे से ये, मतलब काफ़ी पुरानी इनकी रिवायत है कि इस दिन को मनाया जा रहा होता है। और ये दिन, अच्छा आप सिर्फ जो सोने की बात हो रही है, बेड्स लगाने की बात हो, इसके अलावा भी अगर बात की जाए तो ये कौमी दिन जो है वो सकाफती इस दिन जो त्यौहार फेस्टिवल के तौर पर मनाया जाता है, कल्चरल फेस्टिवल के तौर पर मनाया जाता है। ये कल्चर है, बहुत सारे कॉम्पिटिशंस भी होते हैं, तो हर कोई अपने अंदाज से इसको सेलिब्रेट करता है। बिल्कुल ऐसे। चलें जी, तो हमने बात कर ली कोलंबिया की, बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं पाकिस्तान की। और पाकिस्तान में कोई सुस्ती का दिन नहीं, कोई काहली का दिन नहीं है, और होना भी नहीं चाहिए। जैसा मौसम है पाकिस्तान में, वैसे दिल करता है इंसान हर वक्त सोया रहे, ठंडा ठंडा सा मौसम। नहीं, इस मौसम में लोगों का दिल बाहर निकलने का भी करता है। ओके, तो आज का मौसम कैसा रहेगा बता दीजिए कि किसने सोना है, किसने बाहर जाना है, किसने घूमने फिरने जाना है। आज आप फिर अकॉर्डिंगली प्लान कर लें। इस्लामाबाद की बात करेंगे सबसे पहले। इस्लामाबाद में कम से कम 23 ज़्यादा 31 डिग्री सेंटीग्रेड है। लाहौर में कम से कम 27 ज़्यादा 33 डिग्री सेंटीग्रेड है। कराची में कम से कम 28 ज़्यादा 33 डिग्री सेंटीग्रेड है। पेशावर की बात करने के कम से कम 25 ज़्यादा से ज़्यादा 31 डिग्री सेंटीग्रेड है। कोयटा में कम से कम 17 ज़्यादा 31 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये है आज का मौसम। ओवरऑल मौसम खुशगवार ही है, गर्मी ऐसा कहीं नज़र नहीं आ रही। इस्लामाबाद में तो खैर रोज़ ही सुबह देखे तो बारिश, कल तो ऐसा तूफान था, आज तूफान नहीं था, लेकिन ये था कि हाँ आज भी अच्छी बारिश जो है सुबह के टाइम हुई। लेकिन बाकी इलाकों का बताइएगा। लाहौर, गुजरात, जहलम, मंडी बहाउद्दीन, ये पंजाब के इलाकों की मैं बात करूं तो यहाँ पर बारिश हुई है। लाहौर में अगर हम देखें तो लक्ष्मी चौक, माल रोड, घड़ी चाहू, ये वो इलाके हैं जहाँ पर बारिश हुई है। बागबानपुरा, धर्मपुरा, जेल रोड, इकबाल टाउन, इसके अतराफ में भी बादल बरसे। अच्छा, इसी तरह पंजाब के जो बाकी इलाके जैसे लिया है, पाकपतन है, कामों की है, यहाँ पर मूसलाधार बारिश हुई है, और बादल बरसने से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ चुके हैं। महकमा मौसमियात ने कहा है कि जनूबी पंजाब, केपी, कश्मीर और शिमाल मशरक़ी बलोचिस्तान में आज बारिश होगी, कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम। और जिस तरह इस्लामाबाद की हमने बात की सुबह हल्की सी बारिश, तो इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी वक्फे से बादल बरसेंगे। कुछ इलाकों में हो रही है, कुछ एक सेक्टर में हो रही है बारिश, दूसरे सेक्टर में दैट्स हाउ मॉनसून इज एक्चुअली। और ये भी कहा जा रहा है कि मजीद बादल जो हैं बरसेंगे, यानी सिर्फ आज की बात में नहीं, 24 तारीख तक कह रहे हैं ये जो सिस्टम है ये बादल बरसाएगा। आगे बढ़ेंगे, दीगर खबरें शामिल करते हैं, और अब हम बात करते हैं में शाह चार्ल्स सोएम की तस्वीर वाले सिक्कों की, जिसका इजरा किया गया है। तस्वीर छप गई है, तस्वीर छप गई है सिक्कों पे, इंग्रेव हो गया ना, ठीक है ना। ओके। तो हुकाम ये कह रहे हैं कि रवा हफ्ते किंग चार्ल्स सोएम की जो तस्वीर वाले 1 पाउंड के तकरीबन 30 लाख सिक्के जो हैं वो बैंक्स और पोस्ट ऑफिस के जरिए सर्कुलेशन में आ जाएंगे। और हुकाम ने इन चमकते दमकते सिक्कों की वीडियो जारी किया। ज़रा नए नकोर है ना, तो चमकते दमकते हैं, तो मैले हो जाएंगे जब यूज़ ज़्यादा होंगे। ऐसा ही है बिल्कुल। चलें जी, ज़्यादा नहीं चमक रहे, बहुत अच्छा, वैसे बहुत ज़्यादा सिक्के नहीं है, वो देख रही हूँ। इतने अच्छे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, आंखों को अच्छे लग रहे हैं, दिल को भी अच्छे लग रहे हैं, और दिमाग को तो कुछ ज़्यादा ही अच्छे लग रहे हैं। इतने सारे पैसे, इतने सारे सिक्के, इतने ज़्यादा पाउंड्स, उसके अगेंस्ट पैसे ज़्यादा हो जाते हैं। आगे बढ़ते जी, अगली खबर हमारे पास जो है वो कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है।
दुनिया की मुअम्मर तरीन इंसान मारिया ब्रिनियास मोरेरा 117 बरस की उम्र में इनका इंतकाल हुआ है स्पेन में। उससे मुतालिक हम बात कर लेते हैं। मारिया ब्रिनियास मोरेरा अमेरिका में पैदा हुई थी। अपनी ज़िंदगी में दोनों आलमी जंगें उन्होंने देखी थी। जनवरी 2023 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर दुनिया का मुअम्मर तरीन इंसान तस्लीम किया था। अच्छा शुएब, ऐसा कि कुछ रोज़ पहले सोशल मीडिया पे भी उन्होंने पोस्ट किया था और उन्होंने ये बताया कि मतलब वो बहुत कमज़ोर फील कर रही हैं, तबीयत उनकी ठीक नहीं है और उन्होंने कहा कि वक्त करीब है, जो कि उनकी तबीयत के पर्सपेक्टिव से उन्होंने ये चीज़ लिखी थी। और साथ में उन्होंने कहा था कि मेरी वफ़ात पर कोई भी रोए मत, क्योंकि रोना उनको पसंद नहीं है, खुश रहना उनको पसंद है। तो उन्होंने उसको जो है वो कर दिया था, सोशल मीडिया पे अपलोड किया था इन्होंने ऑलरेडी। और अब कुछ रोज़ के बाद जिस तरह हम देख रहे हैं कि वो उनकी वफ़ात हो गई है। तो ऑब्वियसली उस पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो जाहिर सी बात है, बहुत जिस तरह 2 जंगें आपने बोली हैं और इसके अलावा भी मतलब कितनी बहारें ज़िंदगी को देखिए, 117 बहारें ज़िंदगी की देखिए, तो बहुत सारी यादें, बहुत सारी चीज़ें, जाहिर सी बात है। चलें जी आगे बढ़ते हैं जी। हमारे पास एक बड़ी अच्छी खबर भी है, हमारे पास कुछ होनहार स्टूडेंट्स मौजूद हैं बिल्कुल, और जिन्होंने रॉकेट बनाया है, और जो कैन होता है ना, कैन में रॉकेट बनाया, यानी कैन सैट इसे कहते हैं। और जब हम इस मैदान की बात करें, हम स्पेस की बात करें, हम रॉकेट्स की बात कर रहे हैं, तो कैसे पाकिस्तान के स्टूडेंट्स अपना नाम बना रहे हैं, अपने मुल्क का नाम रोशन करें, इसकी हम बात कर लेते हैं। नस्ट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं महानूर और अहमद मोहिउद्दीन। वैसे तो पूरी टीम है, लेकिन 2 जो आज हमारे साथ मौजूद होंगे और हम उनसे बात करेंगे। और हाल ही में स्कॉटलैंड में एक मुकाबले में दूसरी पोजीशन उन्होंने हासिल किया कैन सैट कैटेगरी में। इस मुकाबले में रॉकेट जो है वो कैन की शक्ल का एक सैटेलाइट जो है वो कामयाबी से लॉन्च करना, रिकवर करना, तो इस मैदान में अपनी उन्होंने महारत दिखाई है। बहुत से मुल्कों के स्टूडेंट्स थे, उनकी टीम्स थी, और जो इनकी सेकंड पोजीशन आई है तो ऑल आर सेलिब्रेटिंग दैट। तो ये दोनों स्टूडेंट्स साथ मौजूद हैं। ये एग्जैक्टली जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये इनके लिए कितना इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट था, क्या सोच के इन्होंने इसको करना शुरू किया। तो महानूर और अहमद मोहिउद्दीन हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का प्रोग्राम में ज्वाइन करने। जरा दोनों ही इसको रिस्पॉन्ड जरूर करें, बल्कि अहमद सबसे पहले आप जरा इसको रिस्पॉन्ड करें कि क्या थॉट प्रोसेस था इसके पीछे कि ये प्रोजेक्ट जो है ये हमने करना है। अस्सलाम वालेकुम। बेसिकली सबसे पहले तो 2019 में हमारी सोसाइटी शुरू हुई थी और इसका मकसद ये था कि पाकिस्तान में स्पेस कल्चर को प्रमोट किया जाए। हमारे सीनियर्स थे कुछ, उन्होंने ये प्रोजेक्ट शुरू किया था। उनका असल में फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट था, तो उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना हम इसको बड़े लेवल पे लेके जाएं, ये सिर्फ 1 साल तक की महदूद ना रह जाए। तो उन्होंने फिर ये सोसाइटी शुरू कर दी। 2019 के बाद से हमने 2021 में पार्टिसिपेट किया। एक अमेरिका का कॉम्पिटिशन था, स्पेस फोर्ट अमेरिका कप। तो अब बदकिस्मती से कि वो कोविड आ गया था, कोविड के अंदर वो कंपटीशन पूरा वर्चुअल कर दिया गया। उसके लिए हमने रॉकेट तैयार किया था, लेकिन हम जा नहीं सके थे। उसके बाद फिर हमने ये किया कि हमारी मोटिवेशन और बढ़ी, तो हमने पाकिस्तान में पहली इंडिजिनस मोटर बनाने की कोशिश की। उस पर रिसर्च अभी भी हमारी चल रही है। फिर इस साल 2023 में हमने सोचा कि ये सोचा कि पाकिस्तान का एक कॉम्पिटिशन है मैक 24, पाकिस्तान ने पार्टिसिपेट किया उसमें। इट इज़ द फर्स्ट एशियन टीम जो कि हमारी है, नस रॉकेट टीम, और ये हर साल बरतानिया में हेल्ड होता है। अब इसमें ये होता है कि डिफरेंट कैटेगरीज़ के कॉम्पिटिशंस आते हैं कि पहली कैटेगरी कैनसेट कैटेगरी होती है, दूसरी होती है रॉकेट कैटेगरी। हमने क्योंकि हमारा इनिशियल फेज था इसलिए हमने कैनसेट कैटेगरी में पार्टिसिपेट किया और अल्हम्दुलिल्लाह सेकंड पोजीशन हासिल की। ज़बरदस्त। अच्छा ज़रा महानूर, इस सैटेलाइट के बारे में भी बताएं, कितने अरसे में इसको बनाया आपने और क्या इसकी स्पेशलिटीज़ है? एक्चुअली ये जो एक कंपटीशन का एक पूरा जो पीरियड होता है वो हमारे पास 6 मंथ्स तक का होता है। ये जो कंपटीशन हमने स्टार्ट किया था वो दिसंबर में हमने स्टार्ट किया था। इसमें हमारे पास कुछ प्रोसेस होते हैं कि हमें सबसे पहले 3 स्टेजेस में हमें एक फाइल सबमिट करवानी होती है। तो हमारा जो कंपटीशन था वो दिसंबर से हमने इस पर वर्क करना शुरू किया था, जिसके बाद हमने 3 इसमें रिपोर्ट सबमिट करवाई। उसके बाद जुलाई में जाके हमारा जो लॉन्च थी वो यूके में थी। फिर हमने वो जाके लॉन्च किया, मतलब तो कंपाइल्ड ऑफ 6 मंथ्स का हमें पूरा ये पीरियड लगा फॉर दिस कंपटीशन। इसके अलावा ये जो हमारी कैनसेट थी, दिस कैन बी यूज्ड, इसमें हमने डिफरेंट सेंसर्स लगाए थे। दिस इज लाइक अ सस्टेनेबल प्रोजेक्ट। इसमें हमने सेंसर्स लगाए थे जो इन्वायरमेंट को सस्टेनेबिलिटी प्रोवाइड कर सकें। इसमें हमारे पास यूवी रेस सेंसर था, कार्बन डाइऑक्साइड सेंसर था, जिससे पता चल सके कि एनवायरनमेंट में कितना इनका वजूद है। अच्छा अब्दुल्ला, अहमद मुझे आपसे भी जानना था कि जब हम देख रहे हैं इस कंपटीशन को तो कितने मुल्कों से, कितने पार्टिसिपेंट्स, कितना टफ है कंपटीशन, कितनी कैटेगरीज थी? चूंकि हम तो इस एक कैटेगरी की बात करें, बट अदरवाइज मैक 24 इन यूके, कितना बड़ा ये मुकाबला होता है?
अच्छा, ये तो वैसे एक मैक 24 यूके का कंपटीशन है। इसमें 3 कैटेगरीज होती हैं। फर्स्ट होती है कि आपकी कैनसेट कैटेगरी, जिसमें आप एक सैटेलाइट बनाते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ कैन, जैसे मानू ने बताया कि उसमें सेंसर्स लगते हैं। सेकंड कैटेगरी है वो एक रॉकेट की कैटेगरी होती है, जिसमें आप रॉकेट बनाते हैं और उसमें आप पेलोड लगाते हैं। थर्ड कैटेगरी और उससे एडवांस होती है, जिसमें आपको और हाइट अचीव करनी होती है। तो अब इसकी अगर लेवल की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा टीम्स थी, लेकिन सैटेलाइट क्योंकि एक स्मॉल प्रोजेक्ट था तो इसमें कम टीम्स थी। और जो बाकी सेकंड और थर्ड कैटेगरी है उसमें ज़्यादा टीम्स आई हुई थी, और मोस्टली यूके की होती हैं क्योंकि उन्होंने ये अभी स्टार्ट लिया, और आहिस्ता आहिस्ता हमारे साथ आयरलैंड की भी टीम वहाँ मौजूद थी। तो एशियन टीम का ऑनर हमारे पास ये है कि फर्स्ट एशियन टीम थी, और पहले कंपटीशन में जाके हम लोग सेकंड पोजीशन आए। ज़बरदस्त। आई थिंक ये वाकई बहुत बड़ी बात है कि फर्स्ट टाइम में जाकर फर्स्ट कंपटीशन में ज़ाहिरा आपने सेकंड पोजीशन हासिल करी। इट्स एन अचीवमेंट फॉर पाकिस्तान, और ज़ाहिरा आपके इदारे के लिए भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट ही होगी। बहुत शुक्रिया अहमद महानूर प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं और अब ज़रा बात करते हैं लंदन की, जहाँ पर एक पाकिस्तानी सिक्योरिटी गार्ड अपनी बहादुरी पर खूब तारीफ़ें समेट रहा है, क्योंकि काम ही उन्होंने कुछ ऐसा किया है। बरतानवी शहरी भी उनकी फ़र्ज शनासी पर उनका शुक्रिया अदा कर रहे। हुआ कुछ यूँ कि उन्होंने लंदन के लीस्टर स्क्वायर में अपनी जान पर खेल कर एक माँ और बेटी को चाकू बरदार हमले में उन्होंने बचाया। हमलावर को उन्होंने काबू भी किया और उसके बाद उसको उन्होंने गिरफ्तार भी करवाया। सोशल मीडिया पर खूब पज़राई उनको मिल रही है, और जाहिर सी बात है ये एक बहुत बड़ी बात है कि आपने किसी की जान बचाई हो अपनी जान पर खेलकर। इस तरह से आए दिन हम देख रहे हैं कि यूके में इस तरह के वाक़यात, जिसके फसादात जो थे वो जिनकी हम बात भी कर रहे हैं कि ऑलरेडी जो है वो मुसलमान जो हैं वो वहाँ पर सेफ फील नहीं कर रहे, और लोग वहाँ पर जितनी भी माइनॉरिटीज़ है तकरीबन वो घरों के अंदर रहना पसंद कर रहे हैं, और बाहर जाते हुए वो घबरा भी रहे हैं। किस वक्त बाहर निकलें, ना निकलें, किससे बचना है, और ज़ाहिर सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश की जा रही है। लेकिन ऐसे में इस तरह से इनका ताल्लुक कहाँ से है जी? एबटाबाद से इनका ताल्लुक है। अब्दुल्ला साथ मौजूद भी हैं हमारे साथ, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया, आपने में वक्त दिया। अच्छा अब्दुल्ला, जिस चाकू हमले की हम बात करें, इसमें एक माँ और बच्ची को आपने बचाया है। हम ज़रूर चाहेंगे कि ज़रा कुछ डिटेल्स तो सामने आए, लेकिन हम आपसे सुनना चाहेंगे उस वाक़े की तफसील। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौजूद किया। ये 12 अगस्त 2024 की बात है, और दिन 11:30 का वक्त था, और मैं अपनी ड्यूटी पर मौजूद था, और मुझे एक चीख की आवाज़ सुनाई दी। जैसे मुझे चीख की आवाज़ सुनाई दी, मैंने बाहर मुड़ के देखा तो एक शख्स था जो उसकी उम्र तकरीबन 30 से 35 साल के दरमियान थी। वो एक 11 साल की बच्ची के ऊपर चाकू से हमला कर रहा था। जैसे मैंने देखा, मैंने एक लम्हा भी सोचा नहीं और उसकी तरफ भाग चला, और मैंने भागकर उस शख्स के हाथ को पकड़ लिया जिस हाथ में चाकू था, और उस शख्स को ज़मीन पे गिरा दिया और उसके चाकू को किक करके उससे दूर कर दिया, और उस शख्स के सर के ऊपर अपना घुटना रख दिया। इतने में मैं जितने भी पास खड़े लोग थे उन सब से कहा कि आप जो है पुलिस और एम्बुलेंस को कॉल करें, और इतने में मेरा एक सिक्योरिटी कोलीग आया। उससे मैंने बोला कि आप फ़र्स्ट एड किट लेकर आएँ और उस बच्ची को फ़र्स्ट एड दें, और तकरीबन 5 मिनट बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई थी, और उन्होंने उस शख्स को गिरफ़्तार किया, और एम्बुलेंस ने आके उन्होंने बच्ची को फ़र्स्ट एड दी और उस बच्ची को अस्पताल लेके जाया गया। उसके बाद फायर आर्म्स पुलिस आई, उन्होंने आके मुझे से पूछा कि ये और इसके कितने साथी थे, और उन्होंने मैंने बताया कि मुझे एक ही शख्स को मैंने देखा है। तो उन्होंने, उनका जो सीनियर अफसर था, उन्होंने मेरी बड़ी तारीफ़ की, और उन्होंने कहा कि वेल डन अब्दुल्ला, आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा अब्दुल्ला, ऐसे में ज़ाहिर है जब आपने अटैक करने का सोचा होगा तो माइंड में उस वक्त आपके क्या चल रहा था? क्या कोई खौफ महसूस हो रहा था कि जाहिर सी बात है एक हमले की नीयत से एक शख्स आया हुआ है, वो खुदा न ख्वास्ता आप पे भी हमला कर सकता है? माइंड में उस वक्त आपके क्या चल रहा था? मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगा। हम पाकिस्तानी भी हैं, मुसलमान भी हैं, और हम डरने वाले नहीं हैं। जैसे मुझे बच्चे की चीख की आवाज़ सुनाई थी तो मैंने एक लम्हा भी नहीं सोचा और अपनी जान की परवाह नहीं की, और उस शख्स की तरफ भाग गया और उस बच्ची को। और अब्दुल्ला, रिस्पांस कैसा मिल रहा है बरतानिया में आपको? बरतानिया में बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। मुझे प्यार भरे मैसेजेस सेंड कर रहे हैं लोग, मुझे गिफ्ट सेंड किए जा रहे हैं। मैं सड़क पे जाता हूँ तो लोग मुझे वेल डन अब्दुल्ला कहते हैं, द लेजेंड बोलते हैं, हीरो ऑफ लेस्टर स्क्वायर के नाम से पुकारा जाता है। पाकिस्तानी हाई कमीशन की तरफ से मेरे साथ रब्ता किया गया। उन्होंने 14 अगस्त की तकरीब में मुझे मदऊ किया और तकरीर करने का मौका भी मिला। मेयर ऑफ लंदन सादिक खान ने रब्ता किया, उन्होंने मुझे ख़त सेंड किया जिसमें उन्होंने मेरी बहादुरी की तारीफ़ की। मैं सोशल मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे कवरेज दी।
और ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहें और पाकिस्तान का ऐसे ही नाम रोशन अच्छा करते रहें। अब्दुल्ला, ज़ाहिर है आप कुछ अरसे से वहाँ पर हैं, जॉब कर रहे हैं, लेकिन मैं ज़रूर चाहूँगा इस वक्त वहाँ के जो हालात हैं, ये जो बहुत से वाक़यात वहाँ पर रिपोर्ट हो रहे हैं जो आप देखते हैं, मैं ज़रूर चाहूँगा ज़रा अहाता कीजिएगा। हाँ जी, कुछ ही हफ्ते पहले वाक़या साउथ पोर्ट के अंदर 3 बच्चियों का जाँ बहक हुई थी और एक गलत खबर की बिना पर मुसलमानों और पाकिस्तानियों पे हमले शुरू हो गए थे। मुसलमानों और पाकिस्तानियों के घरों को तोड़ा जा रहा था, मसाजिद पे हमले हो रहे थे। उसी वक्त ये वाक़या पेश आना जिसके अंदर एक मुसलमान और एक पाकिस्तानी शख्स एक बच्ची और उसकी माँ की जान बचाता है। और ये पाकिस्तानी और मुसलमानों का बहुत पॉजिटिव इमेज पूरी दुनिया में गया है कि हम इमिग्रेंट्स जो हैं ये हमला आवर नहीं है बल्कि हम जान बचाने वाले हैं। और इससे मुल्क के अंदर काफ़ी अमन भी आएगा और आपस में इत्तेफाक होगा इमिग्रेंट्स के अंदर। सायरा, ये वाक़या आपने भी बताया कि हालात वहाँ पर किस तरह के वाक़यात हैं, लोग क्या किस तरह से सोच रहे हैं। अब बाहर ममालिक में मौजूद जो पाकिस्तानी हैं उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? तमाम पाकिस्तानी जो बाहर के ममालिक में मौजूद हैं, आप सब पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं। आप भरपूर अपनी जिस फील्ड में भी हैं मेहनत करें और ईमानदारी से काम करें और अपने मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहें। बिल्कुल अब्दुल्ला, बहुत शुक्रिया साथ मौजूद थे, हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। फ़ख्र है हमें आप पर, आपकी सोच पर, आपके काम पर। एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मांग में न सिर्फ इजाफा हुआ है बल्कि इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में सस्ती इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ भी मुल्क में दस्तयाब होंगी। इस सिलसिले में जो चीनी कंपनीज़ हैं वो आगे आ गई और इन कंपनीज़ ने न सिर्फ बरामदात में इजाफा किया बल्कि मकामी सतह पर पैदावार के मराकज़ भी कायम किए हैं। और जो हुकूमती पॉलिसीज़ हैं इस हवाले से वो क्या हैं और क्या यूज़र्स को मुस्तकबिल में गाड़ियाँ कम दामों पर मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, इस पर आज हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया ऑटो सेक्टर के माहिर हैं मशहूद अली साहब। मशहूद साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। मशहूद साहब, क्या वाकई इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ सस्ती होने जा रही हैं, हम ये सोचें? देखें, इलेक्ट्रिकल गाड़ी पाकिस्तान जरूर आ रही है, कई ब्रांड्स पाकिस्तान लेकर आ रहे हैं। अगर सस्ती का कहना इस वक्त है, वो जो आते हैं, देखें टेक्नोलॉजी कई जब भी न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करेंगे वो एक्सपेंसिव होती है, वो सस्ती नहीं हो सकती। और इलेक्ट्रिकल व्हीकल अभी जैसे आप अपनी इंट्रो में कह रहे थे, मैं आपको ये बताऊं कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल ने वर्ल्ड में मार्केट शेयर ग्रेजुअली इंक्रीज किया और ये इस वक्त दुनिया में तकरीबन 4 मिलियन के करीब गाड़ियां ऑन रोड्स मौजूद हैं। इसी तरह पाकिस्तान में अभी इनिशिएटिव लिया गया है, लोग आना चाह रहे हैं, मगर ये सेगमेंट वाइज अगर हम इसको फोकस करेंगे तो बेहतर होगा। क्योंकि कार सेगमेंट्स में आपने देखा कि पिछले दिनों कई लोग आए, मोटरसाइकिल है हमारे यहाँ, फिर ट्रक एंड बसेस हैं। तो ये मार्केट अभी ग्रेजुअली बढ़ेगी। पाकिस्तान की मार्केट में अपने इंटरनल चैलेंजेस, एक्सटर्नल चैलेंजेस नहीं, इंटरनल चैलेंजेस ये कि इस वक्त पाकिस्तान इलेक्ट्रिसिटी में रीजन वाइज सबसे महंगा हो गया। आपका इंडिया इस वक्त मैं भी देख रहा था तो 10-12 रुपए पर यूनिट है, पाकिस्तान 69 रुपीज पर यूनिट है। तो ये इंटरनल चैलेंज है, ये इसमें किसी और का नहीं है, हमारी अपनी स्ट्रैटेजी होगी। तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पाकिस्तान में ये खुश आइन बात है कि वो इंटरनेशनल ब्रांड जो दुनिया में बड़े फेमस हैं वो पाकिस्तान में इंटरेस्ट शो कर रहे हैं और पाकिस्तान आना चाह रहे हैं। ये एक बड़ी इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, पाकिस्तान आना चाह रहे हैं। ऐसे में हमारी जो पॉलिसीज हैं वो इसको कितना सपोर्ट करी हैं? हुकूमती लेवल पे बात की जाए, पॉलिसीज क्या वो सपोर्ट करी हैं या नई डेवलप करने की भी हमें जरूरत है? जी, अभी जो आपने इलेक्ट्रिकल पॉलिसी अनाउंस की है उसमें आपने न्यू एंट्रेंट्स को इस एरिया पे इलेक्ट्रिकल व्हीकल पे इंसेंटिव दिया, तो सेल टैक्स पे दिया है, कस्टम ड्यूटीज पे दिया है, इंपोर्ट पे दिया है। ये इंसेंटिव उनको इंकरेज किया है कि पाकिस्तान वो आए। इसी वजूहात की बिना पे वो लोग पाकिस्तान आ रहे हैं और पाकिस्तान में अपना असेंबली प्लान कर रहे हैं कि वो स्टैब्लिश करें। तो ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल पे का इंटरेस्ट डेवलप किया है। ये सिर्फ किसी कंपनी के लिए इंसेंटिव है या जो इंपोर्ट कर रहे होते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स उनके लिए भी कोई इंसेंटिव है इस पॉलिसी में? जी, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी दी है कि आप पाकिस्तान लेकर आए सेगमेंट, एक सेक्टर, और उसको लोकलाइज करें, यानी कि असेंबली प्लांट लगाएं। उसमें उन्होंने टैक्स का छूट दिया है, सेल टैक्स पे, कस्टम ड्यूटीज पे, उन रॉ मटेरियल्स, ये कंपोनेंट्स पे। तो ये एक, क्योंकि पाकिस्तान में देखें ऑलरेडी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री एग्जिस्ट कर रही है, तो उसके कई प्लेयर ऐसे हैं जो ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चरर से वाबस्ता है और कई पार्ट्स ऐसे हैं
जो पाकिस्तान में बन रहे हैं। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में जो पाकिस्तान को मिलेगा एडवांटेज, वहां पे इंजन नहीं होता, पाकिस्तान में इंजन अभी लोकलाइज हुआ नहीं था, तो हमारे पास बाकी जो पार्ट्स है वो पाकिस्तानी लोकलाइज्ड है, तो वो जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पाकिस्तान आ रही हैं उनके लिए बड़ा अच्छा सूझबंद होगा कि उनका एक बेस नेटवर्क मिल जाएगा जो पाकिस्तान में ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चरर है, तो ये एक विन विन पोजीशन होगी। मगर ये टाइम लेगी क्योंकि ये एक एलीट क्लास को हिट करेगी इनिशियली। ये अभी आपकी मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास जो अभी पिछले 2-2.5 साल से चैलेंजेस में है, वो अभी भी सैलरी पर्सन अभी चैलेंजेस में, उनके लिए ये कोई ब्रेक थ्रू नहीं होगा, मगर हमारी एलीट क्लास में ये आएगा एंड देन डेफिनेटली आप कह सकते हैं कि बाद में ये मिडिल क्लास को टारगेट किया जाए और उसके लिए बनाया है। इसमें मैं एक और एड ऑन कर लूं, एक अमेरिकन हमारे पाकिस्तानी जो कम्युनिटी अमेरिकन में है, वो उन्होंने यहाँ आने के बाद एक रिसर्च की थी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पे, और वो इंटरेस्टेड थे कि स्मॉल सेगमेंट में स्मॉल गाड़ी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पे बनाने की। अनफॉर्चुनेटली वो किस स्टेज में रुकी है, मगर अगर वो अच्छा नहीं, ये वाकई मशहूर साहब, ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि स्मॉल लेवल पे जो स्मॉल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनको बनाया जाए सो दैट मिडिल क्लास को आप टारगेट कर सके, वो खरीद सके, और इसका एनवायरनमेंट पे तो कितना अच्छा असर होगा कि आप की फ्यूल कंजम्पशन कम है, और ऑब्वियसली उस पर्सपेक्टिव से कार्बन एमिशन उस पर इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा आ रहा होता है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को तभी जब आप अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ प्रोड्यूस करना शुरू करेंगे। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन। और इसमें एक चीज़ सभी और भी चूँकि चार्जिंग पॉइंट्स ज़्यादा से ज़्यादा होना, जिसमें गवर्नमेंट ने इंसेंटिव भी दिया है, और जहाँ पे भी चार्जिंग पॉइंट्स लगते हैं वहाँ का बिजली का जो रेट है पर यूनिट वो भी डिफरेंट होता है, ताकि ज़्यादा चार्जिंग यूनिट्स लग सकें, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर होगा इंकरेज किया जा रहा है उसको, ताकि चार्जिंग पॉइंट्स लग सकें। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन एक और मौजू की तरफ, और ज़रा पाकिस्तान की जो इस वक्त सियासी पिच है उसकी बात हम कर लेते हैं, सियासी माहौल का हम जिक्र कर लेते हैं। बिजली की कीमत की बात सबसे पहले करते हैं। इसमें रिलीफ मिला है पंजाब को, और हम देख रहे हैं कि मेंशन कर देते हैं साथ-साथ 2 महीने के लिए एग्रीड, लेकिन हुआ ये कि इस ऐलान के बाद हमें महसूस ये हुआ कि पंजाब और सिंध आमने सामने हैं, जो कि हम दोनों तरफ से लफ्जी गोलाबारी देख रहे हैं। जैसे मरियम नवाज साहब का मैं जिक्र करूं सबसे पहले, तो उन्होंने कहा कि बिजली बिलों में रिलीफ को बेवकूफ़ी कहने वाले बताएं, ये कहा करप्शन का पैसा जेब में डालना बेवकूफ़ी नहीं, क्योंकि बेवकूफ़ी की बात ज़रा पीपल्स पार्टी की तरफ से की गई, जवाब दिया मरियम नवाज साहिबा ने। उन्होंने एक और बात दी कि उन्होंने कहा कि जहाज़ों और गाड़ियों पर पैसा खर्च करना बेवकूफ़ी नहीं है क्या? वो कहती हैं कि 2 माह का रिलीफ नहीं है, सोलर सिस्टम ला रहे हैं। अच्छा, अब इसके बाद मुराद अली शाह साहब ने जवाब में कहा कि कोई सूबा 2 माह का रिलीफ देकर तीसरे महीने बिल दुगना करना चाहता है। जिन लोगों ने महंगे बिजली घर दरामदी फ्यूल पर टैक्स लगाए, हमें वो विंड और सोलर प्लांट्स लगाने से रोक रहे हैं, यानी ये इल्ज़ाम उन्होंने PMLN पर लगाया है। और वो साथ ही कहते हैं कि अब वो ये कहते हैं कि सोलर पावर प्लांट लगाएंगे। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि मरियम नवाज साहब ने क्या कहा था, और फिर ज़ाहिर है हम बात करेंगे मुराद अली शाह साहब की कि उन्होंने क्या गुफ्तगू की, आपको सुनवाते हैं फिर आगे बात करते हैं। इसकी वजह से हम परेशानी में आ जाते हैं कि बेवकूफ़ी के ऐलानात का जवाब कैसे दें। किसी ने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि ये बेवकूफ़ी, करप्शन का पैसा जेब में डालना, प्रोटोकॉल पे पैसे खर्च करना, जहाज़ों पे, हेलीकॉप्टर्स पे, गाड़ियों के कॉन्वॉयज़ पे, ये बेवकूफ़ी नहीं है। आवाम को रिलीफ देना बेवकूफ़ी है। अगर कोई सूबा चाहता है कि 2 महीने के लिए रिलीफ दे और उसके बाद तीसरे महीने बिल डबल हो जाए, ये शॉर्ट टर्म रिलीफ नहीं है, ये 2 माह का रिलीफ है। उसके बाद हम बहुत बड़ा सोलर प्रोग्राम लेके आ रहे हैं जो हमेशा के लिए आपको ज़्यादा बिलों से निजात दे। दोनों की गुफ्तगू आपने सुनी, इस पर बात भी करेंगे। हमें ज्वाइन किया पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर ज़मान कायरा साहब ने। कायरा साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। कायरा साहब, आप इसको किस निगाह से देखते हैं? ये सिर्फ दोनों तरफ से अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना इसको कहा जाए, या कि वाकई जो एक तासुर पैदा हो रहा है लफ्जी गोलाबारी वही है? देखिए, दोनों तरफ से गुफ्तगू जो है वो गैर मुहतात और गैर मुनासिब अल्फाज में की गई, सही, जिसकी जरूरत नहीं थी, और इसका कोई फायदा नहीं होगा किसी भी तरफ। बिल्कुल। मैं समझता हूँ कि अगर आप तनकीद भी करना चाहें तो उसके लिए मुनासिब अल्फाज इस्तेमाल होने चाहिए, और अगर कोई सूबा अपने रिसोर्सेज से अपने लोगों को ये सहूलत देना चाहता है तो ये उसका हक है। वो आर्जी है या मुस्तकिल है वो जाने, उनका काम जाने। हाँ, ये जरूर होता है कि हम इत्तेहाद में हैं, हम गवर्नमेंट में अंदर नहीं हैं, लेकिन हम गवर्नमेंट के इत्तेहादी जरूर हैं। लेकिन उसमें ये भी होता है कि एक सूबे में हमारी हुकूमत है, दूसरे सूबे में भी हमारी हुकूमत है, एक सूबे में उनकी हुकूमत है। और एक सूबा एक ऐसा रिलीफ देता है जो कि सारे मुल्क के अंदर एक कॉमन इशू है, बिजली, तो उसका एक प्रेशर दूसरे सूबों पे भी आएगा। उनके पास उतना रिसोर्स है कि नहीं, उतना कुशन है कि नहीं,
उसकी एक हिद्दत सी महसूस जरूर होती है कि वहाँ उनको तकलीफ हुई हो, लेकिन उसके इजहार का और बड़ा अच्छा जरिया हो सकता था कोई। सो पहली बात तो यह है कि ये मुनासिब नहीं है। दूसरा यह है कि एक तरफ से एक कमजोर गुफ्तगू हो गई, उसको मीडिया ने बहुत उछाल दिया, क्योंकि ये कोई बड़ी खबर नहीं थी कौम के लिए कि मुराद अली शाह साहब ने एक लफ्ज गलत कह दिया। अच्छा। और उसको बहुत ज्यादा हैमर किया गया, बार बार चलाया गया सारे चैनल्स पे, और उसके नतीजे में इधर से भी नेचुरली जज्बाती गुफ्तगू ही होनी थी, कोई बड़ा महज़ब और स्टाइल की गुफ्तगू तो नहीं आ सकती थी। तो इन्होंने भी मुस्लिम लीग की तरफ से भी यही काम हुआ, उसको और उछाला गया, उसके जवाब में वहां से आया। तो ये एक आप गोलाबारी कह लें, दिखा दें, आपने दिखाई या दिखा रहे हैं, लेकिन इसका एसेंस क्या है? क्या इस गुफ्तगू का पाकिस्तान को कोई फायदा है? इस गुफ्तगू का हमारी सियासी अमल को कोई फायदा है? कमजोर लफ्जों में या कमजोर आर्गूमेंट से होने वाली नामुनासिब गुफ्तगू अगर ना दिखाई जाती ज्यादा, तो शायद ये हिद्दत ना बढ़ती। मुझे तो यूं लग रहा है कि मीडिया किसी बुरी इंटेंशन से ना सही, साहब मीडिया तो जाहिर है हकाइक तो हम दिखाएंगे, जहां पर हम सारी चीजें दिखा रहे होते हैं, रिपोर्ट करना तो हमारा फर्ज है। करता हूं मैं जी सारे हकाइक आप अपने भी नहीं दिखा सकते। सो कुछ हकायक के ऊपर दिखाते वक्त ये देखा जाता है कि इसका कौम को फायदा क्या है, सोसाइटी में कोई हिजान बढ़ेगा या फायदा होना चाहिए। बिल्कुल खबर आई, बिल्कुल आनी चाहिए थी, एक दफा दो दफा। अगर आप तसलसल से इधर का बयान चलाएंगे तो मैंने अपने तजर्बे, हो सकता है मेरा आर्गूमेंट ही गलत हो, लेकिन मैंने अपने तजर्बे ठीक है कायरा साहब, आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू जाहिर है, आपकी अपनी राय है। और ये मुनासिब बात आपने किया है कि दोनों तरफ से जो गुफ्तगू हुई उसमें नामुनासिब अल्फाज का चुनाव था। एग्जैक्टली चलें जरा टॉपिक पे वापस आते हैं जरा, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर हम बिजली की बात की जाए तो ये किसी एक सूबे का मसला तो है नहीं, ये तो जाहिर है कौमी मसला है, ये पूरी अवाम का मसला है, पूरे पाकिस्तान का मसला है। तो ऐसे में कायरा साहब आप इस बारे में क्या कमेंट करेंगे? क्या सारे सूबों को साथ नहीं बैठना चाहिए था? क्या एक पॉलिसी बना दी जाती जिसमें बजाय इसके कि एक दिखाया जा रहा होता जी हम आगे हैं, दूसरे सूबे ऐसे ना करें, वहीं पर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो आयद होती थी कि सब लोग सेम पेज पे हों, पॉलिसी बनाई जाए और फिर सारे सूबे अपनी अपनी कैपेसिटी में जो भी इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं, जो भी रिलीफ दे सकते हैं, वो देते अपने अपने सूबे के लोगों को। देखिए ये तो एक मिसाली सूरत हाल है जिसका आप जिक्र फरमा रही हैं। मुनासिब ये बड़ा अच्छा आला होता, हमारे यहाँ बड़ा इत्तेफाक हो जाता, लेकिन बदकिस्मती से हम बड़े तल्ख माहौल में हैं। फर्ज करें 3 सूबे आपस में बैठ भी जाते तो चौथे सूबे ने बैठना ही नहीं था, तो खैबर पख्तूनख्वा ने, तो इस पे कोई यूनिफॉर्म पॉलिसी आ ही नहीं सकती थी। और फेडरल गवर्नमेंट का ये सब्जेक्ट है, लेकिन सूबाई हुकूमतों को रिलीफ देने में अगर वो अपने फंड से अपनी पेटी कस के और अखराजात में से निकाल के पैसा वो अपने सूबे को देना चाहते हैं लोगों को, तो ये उनका हक है। असल में जिस तरह इसका ऐलान हुआ मियां नवाज शरीफ साहब ने बैठ के किया, मेरी नज़र में मियां साहब के लिए भी बहुत सारा मसला खड़ा हुआ, क्योंकि वो तो सारे मुल्क के लीडर हैं। चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा बैठ के अपना ऐलान करती तो उनको कौन रोक सकता है? उनका हक है कि वो अपना ऐलान करें, उसके ऊपर जमातें अपनी राय दे सकती है। मैं कह सकता हूं कि ये रिलीफ देने का मुनासिब तरीका नहीं है, कोई आप कह सकते हैं कि नहीं जनाब उनको ये रिलीफ नहीं, इसकी जगह फला रिलीफ देना चाहिए था, इसके लिए फेडरल गवर्नमेंट के साथ बैठना चाहिए था, कि हम ये राय दे सकते हैं। लेकिन कानूनी तौर पे अपने लोगों को रिलीफ देने का कोई उनको हक है, उनको कोई रोक तो नहीं सकता, ना कानून माने है। मियां नवाज शरीफ साहब जब बैठे तो उनके बैठने से उनकी अपनी जात को और उनकी पार्टी को नुकसान हुआ या होगा, ये हमारी राय है, क्योंकि वो तो लोग बाकी लोग जो उनके मुखालिफ जमाते हैं या बाकी सूबे जो है वो तो ये समझेंगे ना कि मियां साहब सिर्फ पंजाब के लिए बात कर रहे हैं। तो हमारी कौमी क़यादत को ये चाहिए कि जब वो बात कर रहे हों तो वो सारे मुल्क के लिए करें, और उनकी जो रीजनल पार्टीज यानी सूबाई जमातें हैं या सूबाई हुकूमतें हैं वो बिल्कुल अपने लोगों का हक रखती है, उनको रिलीफ दें, उनके लिए बात करें, उनके लिए कोशिश करें। तो ये छोटी मोटी तनकीद चलती रहती है। सही कहा साहब, लेकिन ये राय भी बहुत नहीं, ये राय भी बहुत अहम, ये राय भी बहुत अहम, लेकिन जो बात आपने की चूंकि बहुत मुनासिब बात है कि कौमी जो लीडर्स होते हैं उनको वाकई पूरी कौम के लिए फैसला करना होता है। लेकिन नवाज शरीफ साहब ने तो कहा कि ये जो फैसला हुआ है ये पंजाब अपने बजट से चीज़ों को लेकर चलेगा और बाकी सूबे बिस्मिल्लाह करें। वो तो ये कह रहे हैं बाकी सूबे बिस्मिल्लाह करें, तो सिंध बिस्मिल्लाह कर ले, या क्वेश्चन नहीं है इस वक्त?
देखिए ना, हर सूबे ने अपना अपना देखना है प्रायोरिटी क्या है। सिंध कुछ ऐसे काम कर रहे हैं जो बाकी सूबे नहीं कर रहे। मतलब सिंध में लाखों मकान बना के दे रहे हैं, बाकी सूबे नहीं दे रहे। सिंध के अंदर, पंजाब में भी बड़े अच्छे हॉस्पिटल हैं, लेकिन सिंध के अंदर दिल का हो, जिगर का ऑपरेशन हो, कैंसर का इलाज हो, ये सारे इलाज जो है ये फ्री ऑफ कास्ट हो रहे हैं, बल्कि बाकी सूबों से लोग वहां जाके करा रहे हैं। पंजाब में ये सरकारी तौर पे फैसिलिटी तो मौजूद है, लेकिन ये मुकम्मल तौर पे फ्री नहीं है और इसके ऊपर लंबी टाइम ज्यादा लगता है। तो यहाँ उतनी ये फैसिलिटी नहीं है, उतनी अच्छी नहीं है या उतनी एफिशिएंट नहीं है। ये नहीं है कि है नहीं। तो ये तो हम आपस में मुकाबला कर सकते हैं कि कौन बेहतर फैसिलिटी। ये तो हेल्दी कंपटीशन होता है कारा साहब, और ये होना भी चाहिए कि अच्छा कहाँ पर इंतजाम कितना अच्छा है। मैं इसको तनकीद मनफी तौर पे नहीं कर रहा। बिल्कुल मैं वही कह रहा हूँ कि ये बहुत अच्छी बात है, ये तो हेल्दी कंपटीशन है। और इसी पर मैंने अर्ज किया कि जब कोई ऐसा इशू आ जाता है जिसमें एक सूबा रिलीफ देता है, दूसरे सूबों के पास उतना रिसोर्स नहीं होता और वहां वो रिलीफ नहीं दे पाते, तो फिर यही बहस जिस तरह मैं और आप कर रहे हैं, यही बहस मीडिया में और अवाम में होती है कि देखिए ये सूबा तो नहीं कर रहा, वो सूबा कर रहा है। तो उसकी सियासी हिद्दत को जो महसूस करते हैं, उसके जरिए में कभी कमजोर लफ्ज भी आ जाते हैं जो नहीं होने चाहिए। कारा साहब, एक तनकीद क्योंकि अब ये भी हो रही है ना कि डेवलपमेंट का जो फंड है उसमें से भी तो रिलीफ क्रिएट किया जा सकता है, जिस तरह से पंजाब ने किया है। तो सिंध पर ये वाला भी एक प्रेशर जो है, ये तनकीद भी एक तरह से हो रही है, क्योंकि इस वक्त जो देखा जाए तो लोग अपने घरों के सामान बेचकर बिजली के बिल अदा कर रहे हैं। किस तरह के वाकयात आए दिन रिपोर्ट हो रहे हैं, अफसोसनाक वाकया कि भाई ने भाई को कत्ल कर दिया बिजली के बिल के लिए। तो इस वक्त जो मेन मसला नज़र आ रहा है वो क्या हम प्रायोरिटाइज नहीं कर सकते? क्या सिंध इसको प्रायोरिटाइज नहीं कर सकता कि किस तरह से लोगों को इस वक्त जिस चीज की जरूरत है वो प्रोवाइड कर दी जाए? इस पर गवर्नर सिंध ने चूंकि लेटर भी लिखा है मुराद अली शाह साहब को, कहा भी है कि एहसास महरूमी बढ़ेगा अगर बिजली के बिल कम ना किए तो। दोनों तरफ हो गया ना। एक सियासी मुखालिफ जमात है मकामी तौर पर सिंध की, एक मीडिया की तरफ से तजवीज़ है। तजवीज़ तो दोनों अच्छी हैं, तजवीज़ बुरी नहीं है कि सिंध गवर्नमेंट भी ये रिलीफ दे, बहुत अच्छी बात है। सिंध गवर्नमेंट के पास इतना कुशन है कि नहीं, ये भी देखने की जरूरत है। सिंध गवर्नमेंट अपना डेवलपमेंट बजट रोक दे या कम कर दे, यस ये हो सकता है। अब देखना यह है कि इस वक्त वहाँ फ्लड है, वहाँ पिछले साल के जो फ्लड के लोग थे उनके मकान गिरे थे, सबसे ज्यादा इफेक्ट सिंध हुआ था, उनके मकान बन रहे हैं, इस वक्त तकमील के मराहिल में है। उनकी सड़कें डैमेज हुई इस फ्लड में भी है, अभी फ्लड चल रहे हैं सीजन, इसमें वो काम रोक दे। उस काम को रोकने के नुकसानात क्या होंगे वो भी सिंध गवर्नमेंट ने देखना है। फोरकास्ट क्या है सीजन की वो भी गवर्नमेंट ने देखना है। ये आम आदमी नहीं देखेगा। आम आदमी उन मुतालबात को या उस तनकीद को सुनेगा जो सिंध गवर्नमेंट पे होगी कि वो ये नहीं कर रहे। आप डेवलपमेंट का काम रोकते हैं तो आपके तामीरी काम रुकने से आपकी बहुत सारी इंडस्ट्री रुकती है, आपके बेशुमार गवर्नमेंट के सेक्टर में काम रुके तो जो ठेकेदार है उनका काम रुकेंगे, वहाँ लेबर रुकेगी, मिस्त्री रुकेंगे, बाकी फैक्ट्रियां रुकेगी, उनको सप्लाई करते हैं वो रुकेंगे, ट्रांसपोर्टर रुकेंगे। एक बहुत बड़ी चेन होती है डेवलपमेंट के साथ लगी हुई। तो गवर्नमेंट ने तो बैठ के ये सारा कुछ देख के फैसला करना है। मैंने और आप जब तनकीद करी तो हमने सिर्फ एक सेगमेंट सामने रखना है कि ये गवर्नमेंट को रिलीफ देना चाहिए, और ये बात दुरुस्त है, यानी हमें मुतालबा करने में तो कोई ये हक है ना जी, कि लेकिन जिसने देना है उसको पता है। तो जब वो नहीं दे पाता और किसी तरफ से मुतालबे शुरू होते हैं, और फिर जिस तरह गवर्नर सिंध ने भी ये मुतालबा किया है, तो उनका तो ज्यादा कुछ उन्होंने फैसला नहीं करना, सिर्फ खत लिखना है, हमने सिर्फ बातें करनी है, तो उसकी हिद्दत आ जाती है बात का। ये मैंने अर्ज किया ना पहले कि इस तरह की गुफ्तगू बाज़ उस प्रेशर के नतीजे में हो जाती है। अपना मुराद अली शाह साहब भी बड़े धीमे लहजे में बोलने वाले आदमी, लेकिन कभी कभी कमज़ोर लम्हे में ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल हो जाता है। बस लास्टली एक कमेंट कीजिएगा कारा साहब, जिस वक्त हुकूमत बनी, जिस वक्त इत्तेहाद बना, उस वक्त में और आज के वक्त में पीपल्स पार्टी और नून लीग जिस तरह से करीब थे, क्या आज भी उतने करीब हैं या थोड़ा सा फासला है इस वक्त? देखिए, हमारा फासला आपस में काफी सारा था, आज भी है, आइंदा भी रहेगा। ये कोई मिसाली सूरत हाल नहीं। हर जमात की ये ख्वाहिश होती है कि उनकी अपनी हुकूमत बने, लोग इतने वोट दें, इतने मेंबर जीत के आए कि सूबा हो या मरकज हो, वहाँ वो आईनी तौर पे अमेंडमेंट करने का भी हक और इख्तियार रखते हो। लेकिन अगर ऐसा ना हो पाए और पार्लिमानी निज़ाम हो तो फिर आप मिली जुली गवर्नमेंटें बनाते हैं जिसको कोalition गवर्नमेंट कहा जाता है, और इसके अंदर फिर आप अपने अपने मंशूर और वही जमातें उस कोalition गवर्नमेंट का हुकूमत का हिस्सा बनती है जो एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लेके आती है।
एक दूसरे पर तनकीद करके इलेक्शन लड़ के आती हैं, और जब वो गवर्नमेंट में आके बैठती हैं फिर अपने अपने मिसाली बातों की तरफ नहीं जा सकते। फिर आप कॉमनैलिटीज ढूंढते हैं कि क्या क्या चीज हमारे दरमियान इत्तेफाक राय की है, इत्तेफाक राय को लेकर आप आगे चलते हैं। ऐसी सूरत हाल हमारी भी मुस्लिम लीग के साथ थी। हमारे आपस में मुख्तलिफ नजरियात और मंशूर हैं, क़यादत के भी डिफरेंसेस थे और हैं। हाँ, हमें वक्त के साथ टॉलरेंस सीखी है, गलतियां हो जाती हैं, फिर बैठ के इस मामले का तो आई थिंक ये इम्पोर्टेंट है कि वक्त के साथ आप अपने आप को ढाल भी लें, और ज़रूरत के पेश नज़र ज़ाहिर है जहाँ पर कुर्बत इंपॉर्टेंट है वहाँ पर वो होनी भी चाहिए। बहुत शुक्रिया कायरो साहब प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज बात करेंगे पाकिस्तान और बांग्लादेश के टेस्ट मैच की। आमने सामने होना है उनको, लेकिन मैच ताखीर हो गई है ना, क्योंकि ज़ाहिर है बारिश हुई है, उसकी वजह से जो फील्ड है, ग्राउंड है, वो गीला है, जिसकी वजह से अब कितने मिनट्स हो गए वैसे? तकरीबन काफ़ी टाइम हो गया है। तो काफ़ी टाइम हो गया है। 10 बजे स्टार्ट होना था मैच। हाँ। अब 11 बजे दोबारा इंस्पेक्शन होगी और उसके बाद फैसला किया जाएगा कि मैच कब शुरू करना चाहिए। बहरहाल कप्तान शान मसूद के लिए हम देखें तो बड़ा एक इम्तिहान है, और होम सीरीज में टीम की वो क्योंकि क़यादत कर रहे हैं, और बड़े बड़े स्टार खिलाड़ी इसमें खेल रहे हैं। बाबर आजम की बात की जाए, मोहम्मद रिजवान की बात की जाए, नसीम शाह, साइम अयूब और शाहीन शाह अफरीदी, तो ये स्टार खिलाड़ी जो है। अबरार अहमद नहीं है ना अच्छा, लोग सवाल करें कि व्हाई ही इज नॉट इन द टीम। अच्छा, इसके साथ साथ हम ये देखें सबीन, तो ज़रा पिछले 2 साल से हम देखें तो होम ग्राउंड पे हमें नाकामी हुई है, और ये एक बड़ा इम्तिहान भी है। और अभी वर्ल्ड कप का जो दुख है वो अभी खत्म नहीं हुआ किसी का भी, तो जाहिर है टीम पर एक ये प्रेशर भी है कि किस तरह से उस दुख को थोड़ा कम खत्म, तो वो शायद अगले वर्ल्ड कप जब तक जीतेंगे नहीं होगा, या अच्छी कारकर्दगी दिखाएंगे, लेकिन हाँ ये प्रेशर जरूर है कि किसी ना किसी तरह अच्छी परफॉर्मेंस, ताकि दोबारा अवाम का ट्रस्ट जो है वो इन स्टार प्लेयर्स पे, पाकिस्तानी टीम दोनों पर है वैसे, क्योंकि बांग्लादेश के मुल्की हालात की वजह से उनके बोर्ड पे, प्लेयर्स पे वो भी एक प्रेशर है, अनसर्टेनिटी वाली सिचुएशन वहाँ पर भी चुके हैं, तो उसका एक इम्पैक्ट होता है। हमारे नुमाइंदे उस्मान खान साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। उस्मान, मैच में ताखीर है, इस वक्त थोड़ी सी हमें अपडेट भी दीजिएगा, और दूसरा ये कि दोनों की तैयारी कैसी है, मोराल कैसा है, प्रैक्टिस कैसी हुई है? देखें जी, इस वक्त रावलपिंडी के अंदर गहरे बादल छाए हुए हैं और बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से आउटफील्ड गीली होने की वजह से मैच अभी तक स्टार्ट नहीं हो सका है। और जहां तक बात है तैयारियों की, तो पाकिस्तान टीम ने भरपूर तैयारी की है। बांग्लादेश ए की टीम के साथ पाकिस्तान शाहीन्स के मुकाबले भी हुए हैं, और कुछ खिलाड़ी जो पाकिस्तान टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा थे उनको बांग्लादेश ए के खिलाफ भी खिलाया गया। और फिर उसके बाद हमने देखा कि रावलपिंडी के अंदर काफ़ी लंबे ट्रेनिंग सेशन हुए। हेड कोच जो तब्दील हुए हैं पाकिस्तान के, जेसन गिलेस्पी, उन्होंने आकर बाकायदा तौर पर एक नया माइंडसेट लेकर आए हैं। और इसके साथ साथ हमने ये भी देखा है कि जो शान मसूद है कप्तान पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, उनकी ये पहली होम सीरीज़ है, क्योंकि इससे पहले हमने देखा था कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो सीरीज़ हुई थी पाकिस्तान की 2023 में, वहाँ पर पाकिस्तान को नाकामी का सामना भी करना पड़ा था, 3-0 से वो सीरीज़ हार गए थे। अब ये होम ग्राउंड है, यहाँ पर अभी तक पाकिस्तान पिछले 1 साल से होम सीरीज़ नहीं जीता, और ये अच्छा चांस होगा पाकिस्तान के पास। और अब लड़कों को भी अच्छा खासा आराम मिल चुका है, क्योंकि वर्ल्ड कप के बाद अब ये पहली सीरीज होने वाली है। नसीम शाह की वापसी हुई है, उन्होंने प्रैक्टिस मैच के अंदर बेहतरीन बॉलिंग की है, 3 विकेटें भी ली हैं, तो ऐसा लग रहा है कि वो अपने रिदम में वापस आ गए हैं। और फिर हमने देखा है कि मोहम्मद अली को चांस दिया गया है। हाँ, कुछ चांस मिला है और कुछ चांस नहीं मिला। स्पिनर के बगैर टेस्ट मैच हम देख रहे हैं, जरा कई साल बाद ये हो रहा है कि स्पिनर नहीं है। देखें, पाकिस्तान की अगर आप देखें तो माइंडसेट तब्दील हो रहा है, क्योंकि पहले जो ऑस्ट्रेलियन अपने जो माइंडसेट होता है वो हमेशा अटैकिंग क्रिकेट की तरफ ज़्यादा जाते हैं। और आज जो विकेट तैयार की गई है रावलपिंडी की, वो भी उसके ऊपर ग्रास काफ़ी ज़्यादा है, और कहा यह जा रहा है कि ये जो विकेट है वो फास्ट बॉलर को ज़्यादा सूट करेगी। इसी वजह से इब्रार अहमद को स्क्वाड से रिलीज़ कर दिया गया था, और उनको पाकिस्तान शाहीन्स की तरफ से खेलने का मौका दिया गया है, ताकि वो बांग्लादेश ए के खिलाफ जो पाकिस्तान का इस्लामाबाद क्लब के अंदर जो दूसरा 4-डे मैच हो रहा है वहां पर वो खेल सकें और वो प्रैक्टिस में रहें। और यहाँ पर पहले भी विकेट इस तरह की है कि कई साल से हम देख रहे हैं स्पिनर के बगैर उतर रहे हैं। 1995 में गालिबन लास्ट टाइम था जब स्पिनर के साथ स्टेडियम में मैच खेला पाकिस्तान टीम ने, तो स्पिनर को की जरूरत ही नहीं है, यही समझा जाए? नहीं, टेस्ट क्रिकेट के अंदर स्पिनर की तो आपको लाजमी ज़रूरत होती है, लेकिन प्रॉब्लम ये आ रहा है कि पाकिस्तान के जो बेंचेस के अंदर जो रैंक्स हैं उसके अंदर अच्छा स्पिनर नहीं है। यासिर शाह एक अच्छे स्पिनर थे, लेकिन उसके बाद जब वो आउट ऑफ फॉर्म हुए उसके बाद से अब तक
अच्छा स्पिनर हम लोगों ने डेवलप नहीं किया। हम किसी भी स्पिनर के ऊपर उस तरह ट्रस्ट नहीं कर रहे जिस तरह हम फास्ट बॉलर्स के ऊपर ट्रस्ट करते हैं। अगर हम इब्रार अहमद की ही बात करें तो इब्रार अहमद ऑस्ट्रेलिया टूर का हिस्सा थे, लेकिन पहला टेस्ट मैच इंजरी की वजह से नहीं खेल सके थे। फिर उसके बाद दूसरे टेस्ट मैच में उनको मौका नहीं मिला, तीसरे में भी हमने देखा कि फास्ट बॉलर्स को ज़्यादा मौका दिया गया। साजिद खान को आजमाया गया था इब्रार की जगह पर, तो साजिद खान भी उस तरह से मुतासिर कुन कारकर्दगी नहीं दिखा सके क्योंकि वो फिंगर स्पिनर हैं और रिस्ट स्पिनर हमारे पास जो है एक जाहिद लड़के थे, उनको भी प्रॉपर मौका नहीं दिया गया। इंग्लैंड के खिलाफ जब 2023 में यहाँ पर सीरीज़ हुई थी तो उनको मौका मिला, लेकिन यहाँ पर उनको विकेटें क्योंकि बैटिंग फ्रेंडली थी। और रावलपिंडी की अगर मैं विकेट की बात करूँ तो यहाँ पर 400 साढ़े 400 स्कोर मामूली रन्स हैं और इंग्लैंड ने तो पहाड़ खड़ा कर दिया था। 2023 के अंदर 657 रन्स बना दिए थे और एक दिन के अंदर उनका गालिबन 450 से ज़ायद स्कोर भी हो गए थे। तो पाकिस्तान के लिए मुश्किल फैसले हैं क्योंकि अभी क्वालिटी स्पिनर पाकिस्तान के पास नहीं है जो टेस्ट मैचेस के अंदर मुश्किल फैसले जरूर है, लेकिन अभी वक्त की जरूरत भी है। तो ऑब्वियसली उसके लिहाज से उन चीज़ों को मोल्ड करना, नई चीज़ें लेकर आना, उन पर सोचना, तब्दीलियां लाना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। उस्मान, बहुत शुक्रिया, आप हमें आगाह कर रहे थे। और मैच हम देख पाएंगे 10 स्पोर्ट्स पे, ऑब्वियसली आप देखेंगे मैच बराह रास्त 10 स्पोर्ट्स पे। आगे बढ़ते जी और अब बात करते हैं इस्लामाबाद की। ब्रेक के बाद ना ब्रेक के बाद करते हैं, ब्रेक के बाद बात करते हैं वापस आते हैं। वेलकम बैक जी, सुबह आगे में आपको कहेंगे खुशामदीद। अब जरा बात करते हैं इस्लामाबाद की। रवां साल मार्गिला हिल्स पर लगने वाली आग ने जंगलात को शदीद नुकसान पहुंचाया। मार्गिला हिल्स की बहाली के लिए मानसून में अब बड़े पैमाने पर शजरकारी प्लांटेशन ड्राइव शुरू कर दी गई है, जिसमें शहरियों की बड़ी तादाद हिस्सा ले रही है। और जाहिर है यह भी बहुत इंपॉर्टेंट भी था कि इस टाइम पर इसको शुरू कर दिया जाए सो दैट हम जितना नुकसान हो सका है उसको किसी तरह से हम कंपनसेट करने की कोशिश करें। अब तक 2 लाख से ज़ायद पौधे वो लगाए जा चुके हैं और जाहिर सी बात है 40,000 पौधे शहरियों में तकसीम भी किए गए हैं। जिस तरह से मैंने कहा था कि लोग जो हैं वो भी इन्वॉल्व हो रहे हैं और वो भी उस तरह से अपनी और इदारे भी अपना काम कर रहे हैं, जैसे कि हम नेटवर्क ने भी प्लेज किया था सीडीए के साथ मिलकर के हम भी पौधे लगाएंगे और काफी सारे पौधे थे जो कि हमने एग्जैक्टली ये भी ऑनगोइंग प्रोसेस है और ज़रा हमें ये करना भी। आज हम इसी मौजू पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है सीडीए की डीजी है नाजिया अबरार खान साहब। नाजिया साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। नाजिया साहब, मानसून ये ही एक दुरुस्त वक्त है प्लांटेशन ड्राइव का? जी, साल में तो हमारे पास 2 टाइम होते हैं जब नेचुरली हमारे पास बारिश होती है, बट मानसून स्पेशली जो है ना वो ज़मीन में मॉइस्चर आ जाता है, तो अल्लाह ताला का एक तोहफ़ा है हमारे लिए और एक अपॉर्चुनिटी होती है कि हम इस टाइम अगर आप एक सीड भी फेंक देते हैं तो ज़मीन की ताकत से वो ख़ुद निकल आता है। जो मार्गिला हिल्स हैं इस दफ़ा की जो शजरकारी सीडीए ने स्टार्ट की है, वो मार्गिला हिल्स के ऊपर हमारा 30,110 एकड़ का इलाका है। बहुत बड़ी हिमालय का जो लास्ट एक ज्यूल और क्राउन ऑफ इस्लामाबाद है, जो हमारे पास एक खूबसूरती की शक्ल में और इस्लामाबाद के इकोसिस्टम के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे आग के हर साल इंसिडेंट्स होते हैं, बट अब चूँकि आपको पता है कि ग्लोबल वार्मिंग जिस तरह से हो रही है, हमारे ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, पूरी दुनिया में फायर इरप्शंस के वाक़यात में इजाफा होता जा रहा है। यूएस में कितनी लग रही हैं। सो पाकिस्तान में भी मार्गिला हिल्स पे हमने देखा, मरी में भी इस साल निस्बतन ज़्यादा आग के वाक़यात हुए। इसमें हम ह्यूमन फैक्टर को एलिमिनेट किसी तौर पे भी नहीं कर सकते, बट नेचुरली हमें देखना चाहिए कि हमारे सामने क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ी रियलिटी के तौर पे सामने आ चुका है। तो ये 30,000 एकड़ का जो इलाका है, इसमें से 200 एकड़ के ऊपर डिफरेंट स्पॉट्स के ऊपर हुई आग लगी और उसको वक्त फ़ौरन हमारी टीमें मोबिलाइज़ हुई वहाँ के लोकल्स को, क्योंकि कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे आप एक्सेसिबल नहीं हैं, तो वो लोकल्स ही वहाँ पे जा सकते हैं। सो उनको भी साथ में इंगेज किया गया कम्युनिटी को और जाके वहाँ पे आग बुझा दी गई। बट उससे अब एक इम्पॉर्टेंट मरहला ये था कि वापस कैसे आप ये उगाएं, पौधे कैसे उगाएं, आप यहाँ पे लगाएं। तो सीडीए ने अपनी ज़िम्मेदारी का मुजाहिरा करते हुए प्राइम मिनिस्टर की स्पेशल डायरेक्शन पे चेयरमैन साहब सीडीए ने इसका हमने 22 जुलाई को ये स्टार्ट किया, कैंपेन लॉन्च की और हमारा प्लेज ये था कि हमने जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उन तमाम को भी हमने एक सेमिनार किया कन्वेंशन सेंटर में। 4 मिलियन का प्लेज आया और कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए, क्योंकि ये सबका है, इन्वायरमेंट सबका है और मार्गिला हिल्स तो सबकी हैं ऑब्वियसली, इनसे ही हम हैं, ऑक्सीजन हमें मिलती है। सो हमारा उनके साथ ये कमिटमेंट हुई कि वो ख़ुद अपनी लेबर ले आएंगे, अपने पौधे ले आएंगे और हम उनको एक्सेस देंगे और वहाँ पे जाके वो लगाएं और उन पौधों को डिजिटाइज, उनको जीपीएस के ऊपर मैपिंग करें। हमने एक ऐप लॉन्च की सेल्फी विद द ट्री सीडीए की वेबसाइट के ऊपर, सो दैट ये एक मॉनिटरिंग लोगों को इनकरेज किया जा सके। ऑब्वियसली ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, बट एट द सेम टाइम किन पौधों का इंतखाब अब किया गया है जो कि इन्वायरमेंट के लिए बेहतर है, हमारे जंगलात के लिए बेहतर है?
असल में ये बहुत इंपॉर्टेंट एक फ़ैसला होता है। अगर आप एग्जॉटिक या ऐसी स्पीशीज़ लगा देते हैं जो कि उस टेरेन के मुताबिक ना हो तो उसका नुकसान ज़्यादा होता है, और वो हम देख रहे हैं कि ये हमारा क्लाइमेट चेंज भी बहुत हद तक जो आज हम फेस कर रहे हैं इसी वजह से है कि आपने ऐसे पौधे लगाए। सो बड़ा कॉन्शियस डिसीजन के साथ हमारे जो इंडिजिनस नेटिव स्पीशीज़ है, स्पेशली जो आपकी कचनार है, फुलाई है, टाली है, कीकर है, सनत्था है और अमलतास है, आप उसमें और भी बहुत सारे कचनार है जिसमें आपको फल भी, तो बेसिकली जो हमारा स्लोगन था फलदार, फूलदार और सायादार, वेरी सिंपल कि आप इसको ये पौधे लगाएं और सो दैट आपका फ्लोरा एंड फाना रिवाइव हो, आपकी बायोडाइवर्सिटी वापस आए। सो इस्लामाबाद में एक और भी आपको इशू हमें इस वक्त फील हुआ, एक चैलेंजेस हमने लिए कि किन किन चीज़ों को हमने टारगेट करना है। सो एक चैलेंज ये भी था कि ग्रीन कवर बहुत ज़्यादा है बट आपके परिंदे नहीं आते, और उसकी वजह जो हमने देखी दरख्त ऐसे हैं जहाँ पे परिंदे आते हैं, जैसे यूकलिप्टस पे नहीं आते, और कुछ और भी आपके ऐसे दरख्त हैं जो प्लेन है। आई मीन परिंदे तो या तो फल पे आएंगे या फूल पे आएंगे, तितलियाँ आएंगी, बीज आएंगी। सो बर्ड्स एंड बीज के हमने रिवाइव करने के लिए इस दफ़ा अपनी स्पेशल कैंपेन में मार्गिला के ऊपर भी और हमारे एवेन्यूज़ में और पार्क्स के अंदर भी हमने ये रिवाइव किया है कि हम फ्रूट प्लांट्स को, ताकि परिंदे भी वापस आएँ। अच्छा, कुछ ऐसे, चूँकि बात इंडिजिनस प्लांट्स की हो रही है, क्योंकि माजी में कुछ ऐसी गलतियाँ भी हमसे हुई हैं जिसकी वजह से हम सबको भुगतना भी पड़ा है, जैसे कि मलबरी ट्रीज़ और कुछ ऐसे दरख्त और जिनकी वजह से यहाँ पर पोलन काउंट इतना बढ़ जाता है कुछ खास औकात में कि में तो लोगों को सांस का मसला होता है। इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा मसला ये होता भी है। हमने उसको ज़रा मैनेज करने के लिए कुछ पॉलिसी बनाई। अब ये तो नहीं कर सकते कि एक दफ़ा में सारे पौधे काट दें, सारे दरख्त काट दें और नए लगा दें, ज़रा आहिस्ता आहिस्ता हम उनको रिप्लेस करें। तो क्या पॉलिसी इस पर चल रही है? जी, इसके ऊपर अभी तो हमारा जो सुप्रीम कोर्ट की एक डायरेक्शन थी कि आप मलबरी F9 पार्क के अंदर से काटें, वो तो हमने उनको कटवाया और उनकी जगह रिप्लेस किए जो हमारी इंडिजिनस स्पीशीज़ थे। सही। बट इसके ऊपर हमें ग्रेजुअली काम करने की ज़रूरत है। तो अभी स्टॉक टेकिंग हमने की है कि हमारे पास यूकलिप्टस या पॉपुलर किधर हैं, कितने हैं, मलबरी कितनी है। सो ग्रेजुअली हम उनको फेज आउट कर रहे हैं और एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, यूकलिप्टस को हमें एलिमिनेट करना है? हाँ, यूकलिप्टस इसलिए कि देखें पानी बहुत चूस लेता है, पानी चूस लेता है। जो सेम का आपका इलाका है जहाँ पे आपकी नेचुरली वाटर बहुत ज़्यादा, वहाँ तो ठीक है। हाँ, वहाँ तो ये ठीक है, आपको इससे लकड़ी भी मिल जाती है, इसी आपकी इकोनॉमी में भी है, बट नॉट फॉर ऑब्वियसली इस्लामाबाद और ये प्लेन एरिया जहाँ पहले ही पानी का वाटर लेवल आपका ड्राई होता जा रहा है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बड़ा स्मार्ट डिसीजन इस मामले में लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। अवाम किस तरह से, उसका रिस्पांस कैसा है? जिस तरह 40,000 पौधे डिस्ट्रीब्यूट किए गए, लोगों ने लगाए भी हैं। अच्छा, इसमें सीड बॉल्स मैंने देखी, सीड बॉल्स डिस्ट्रीब्यूट किए थे जी। सो सीड बॉल्स हमने तकरीबन 4.5 लाख के करीब सीड बॉल्स हमने लगाई जो मार्गिला के ऊपर सीड सोइंग, क्योंकि कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पहुँच नहीं सकते, कुछ जगहों पे जाके आपकी सीड, ज़मीन में मॉइस्चर बहुत है, मानसून में ब्लेसिंग है अल्लाह ताला की तरफ से। सो अभी आप देख रहे हैं वो स्प्राउटिंग स्टार्ट हो गई हुई है। जो फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स की आप बात कर रही हैं, उसमें हमारा ये ख्याल है और मानना बिलीफ है कि आप पौधे लगा भी दें तो उनकी मोर्टेलिटी जो है ना, वो स्टैटिस्टिक्स तो ये कहते हैं कि 40% आपका सर्वाइवल है, बट अगेन आप उसकी केयर करें तो 80% तक लेके जा सकते हैं। बट मेरा ये मानना है कि अगर आप किसी पर्सन को, किसी फैमिली को, हाउस होल्ड को अगर आप एक पौधा देते हैं तो उसका सर्वाइवल रेट 100% है, मोर्टेलिटी 0 है। इसी चीज़ को चेयरमैन साहब की डायरेक्शन थी, हमने 1 अगस्त से लेकर 14 अगस्त तक 15 डिफरेंट स्पॉट्स पे हमने स्टॉल्स लगाए, मेनली मराकज़ में, मार्केट्स में, पार्क्स में, ट्रेल्स के ऊपर, अपनी नर्सरीज़ में। हमारी 2 नर्सरीज़ हैं, CDA की चक शहजाद में बहुत बड़ी नर्सरी है, दारा जंगला जो ट्रेल 5 के नीचे है बहुत बड़ी, तो वहाँ पे स्टॉल्स लगाए। जितने लोग आए उनको हमने ये पौधे फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रूट प्लांट्स दिए, अमरूद के, जामुन के, नाशपाती, पीच, पियर, एप्पल। सो ये हमने उनको फ्री ऑफ कचनार के हमने दिए ताकि सो दैट वो लेके जाएं, वो लगाएं और ये उनके बेबीज होंगे, वो इसको प्लांट करेंगे और ज़रूर इनका सर्वाइवल 100% होगा। कचनार के दरख्तों का तो क्या खूबसूरत रंग आता है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और अपने हाथ से जब आप पौधा लगाते हैं तो जाहिर है आपके अंदर भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑटोमेटिकली नेचुरली आपके अंदर आ जाती है, और फिर आप जाहिर सी बात है उसका ख्याल भी रखें तो 100% सर्वाइवल जो आपने बिल्कुल ऐसे ही है। और बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये भी है कि राजा साहब ने बड़ी अच्छी बात की, जो एनवायरनमेंट है वो किसी एक महकमे की जिम्मेदारी नहीं है, सिर्फ ये हम सबकी जिम्मेदारी, इंडिविजुअल लेवल पे हम क्या कर सकते हैं। इर्द गिर्द ख्याल रखें कि अगर कोई बिला वजह दरख्त को काट रहा है तो ज़रूर मुतल्लिका इदारों को आप मुतला करें कि ऐसा हो रहा है, और ख़ुद भी इससे इज्तनाब करें कि नहीं
बाकी हमें ख्याल रखना इनका, हमें इनकी कटाई नहीं करनी। वैसे बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा जी। फलदार, फूलदार, सायादार इसमें ऐड कर दें, रंगदार, क्योंकि बहुत से ऐसे पौधे हैं जिनके रंग भी ऐड हो रहे हैं इस्लामाबाद में। ब्रेक लेंगे नाज़रीन, ब्रेक से वापस आते हैं 7 बजे। वेलकम बैक जी। सुबह से आगे मैं आपको कहेंगे खुश आमदीद। मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से आपकी हम करवाने वाले हैं जो पता नहीं क्या कुछ कर रहे हैं, जो आप सोचते हैं, आप अभी सोच रहे होते हैं वो कर दिखाते हैं, करना चाहते हैं। वो कहते हैं सोची पे आते बंदा गया। हाँ, सोची पे आते बंदा गया। वो बोले इस थ्योरी पे वो बिलीव कर रहे होते हैं। अच्छा, वैसे शोबे के लिहाज से बात की जाए तो वो पढ़ाते भी हैं, डेंटिस्ट भी हैं, और क्या करते हैं जी? जो बाकी काम जिस पर आज हमने उनको बुलाया वो है जनाब कि उनका घूमना फिरना एज ए टूरिस्ट, बहुत से स्पॉट्स पर जाना, बाइक निकालते हैं और निकल जाते हैं। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हैं। इससे पहले स्कूबा डाइविंग के इंस्ट्रक्टर भी रह चुके हैं इन जद्दा। तो बहुत से काम वो कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो कनेक्शन है ना उनका नेचर के साथ, कि सुबह के वक्त जाना और या ऐसे टाइम पर जाना जबकि उन्हें वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी का मजा है, या स्पेशली ऐसे बर्ड्स, ऐसी स्पीशीज वो देख पाएं जो कि नॉर्मली में नजर नहीं आती। सबसे बड़ी बात, अगर रात के टाइम कुछ कैप्चर करना है, जाना है, तो डर नहीं लग रहा होता? मैं तो देख रहा हूँ ये सारी जो पिक्चर्स आ रही हैं, ये मतलब कुछ ऐसे पिक्चर्स हैं जो कि मुझे भी देख के मैं महसूस हो रहा है कि एक मैंने वो टाइगर की पिक्चर भी देखी है। वो कैसे कैप्चर की है। तो इस पर बात करते हैं। डॉक्टर उस्मान उल हक साथ मौजूद। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। सब कुछ ठीक चल रहा था जिंदगी में, क्या हुआ फिर? मैं गिर गया और मेरे सर पे चोट लगी, और जब मैं उठा तो मुझे पता एहसास हुआ कि मेरे अंदर तो बहुत ज़्यादा हिडन पोटेंशियल है। अच्छा। जो कि मेजॉरिटी पाकिस्तानियों की तरह मेरा ज़ाया जा रहा था। तो फिर मैंने ये काम भी शुरू किया, वो भी शुरू किया, ये भी शुरू किया। तो स्टार्ट कैसे, आई मीन कौन कौन से एडवेंचर की तरफ आप गए? अच्छा, शुरू से ही हमारी तरबियत ऐसे हुई थी वालिदैन की तरफ से कि आपने टीवी नहीं देखना, बाहर रहना है घर से। मेरे फादर खुद मार्शल आर्टिस्ट हैं और बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन हैं, तो सारी उम्र हम स्पोर्ट्स में रहे। ठीक है। फिर जब मैं पढ़ाई में आया और मेडिकल के प्रोफेशन में चला गया तो आहिस्ता आहिस्ता वो शौक खत्म होते गए। फिर शादी हो गई, फिर आप कैरियर का स्टार्ट होता है, यू स्ट्रगल। तो 10-12 साल 15 साल बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया। सही है। जब सेटल होना शुरू हुए तो फिर एहसास हुआ कि ज़िंदगी का एक बड़ा अच्छा हिस्सा हमने गवा दिया, अब तो शौक ख़त्म हो गए। लेकिन वो सारे शौक हम दोबारा अब कैसे वापस लेके आएँ? तो फिर मैंने उसके ऑल्टरनेटिव्स ढूंढना शुरू किए। ट्रैवलिंग इज ईजियर एज कम्पेयर टू कम्पिटिटिव स्पोर्ट्स। राइट। फोटोग्राफी इज नाइस, जब आप घूम फिर रहे हैं तो आप तस्वीरें खींचे, लोगों को आके दिखाएं। बचपन से शौक था तस्वीरें खींचने का, तो वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रूम करते हैं। जितने सारे काम एडवेंचर भी आप करते हैं, जाहिर है आपका अपना एक प्रोफेशन भी है, फिर फोटोग्राफी भी है, सबसे ज़्यादा एंजॉय किस चीज़ को करते हैं? अच्छा, इतना सारा कुछ करता हूँ वो सब अपनी जगह, लेकिन सबसे ज़्यादा मैं एंजॉय तब करता हूँ कि जब हम किसी मरते हुए मरीज का ऑपरेशन करते हैं, उसको बचाते हैं और वो बच के ठीक सही सलामत हमारे सामने बैठा होता है। अपना प्रोफेशन अभी भी सबसे ज्यादा मैं एंजॉय करता हूँ। अच्छा, शौकों में सबसे ज्यादा आजकल जो चेंज होता रहता है, आजकल सबसे ज्यादा मोटरसाइकिलिंग एंजॉय कर रहा हूँ। अच्छा। हाँ, देखिए ये तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं, लायन, टाइगर, एलिफेंट, ये कहाँ पे? अच्छा, ये सारे मैंने लिए कीनिया में। 2 साल पहले मेरा एक दोस्त था, इज अ वेरी गुड फोटोग्राफर, वन ऑफ द बेस्ट इन पाकिस्तान, उसामा। तो वो आया, अपने कुछ काम शाम थे, मेरे पास आया, कहता डॉक्टर साहब मैं जा रहा हूँ, तो मेरे साथ चलें। उसामा तवानी। हाँ, तो उसामा और मैं पहले भी दोस्त थे, तो मैं और वो फिर कीनिया गए। ये जो सारे शेर आप देख रहे हैं, लेपर्ड्स देख रहे हैं, बफलोज देख रहे हैं, ये सारे फिर हमने कीनिया में लिए, मसाई मारा में। बचपन का ख्वाब था कि अफ्रीकन सफारी करें, तो मौका मिल गया। बचपन से वो फिर बड़े होके क्या बनना चाहते हैं, क्या जवाब देते थे? अच्छा, जब बचपन में लोग मुझसे पूछते थे क्या बनना है, तो मेरे 2 जवाब थे, या मैंने कमांडो बनना है, अच्छा, या मैंने डॉक्टर बनना है। तो एफएससी के बाद वो डॉक्टर वाला सेंस। जिस जमाने की आप बात करें, उस जमाने में यही 2 प्रोफेशन उस वक्त यही होते थे। हाँ, डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए। ज्यादा पुरानी बात नहीं है, जाहिर सी बात है, लेकिन फिर काफी पुरानी है। खुद ही कहने काफी पुरानी नहीं है, हमारे टाइम पे ऐसे ही था। 2 ही प्रोफेशन थे, हम छोटे थे। आपकी पुरानी बात नहीं, ऑब्वियसली जाहिर सी बात। ओके डॉक्टर साहब, बेगम कितनी सपोर्टिव है, निकल जाते हैं बाइक पे, और जाहिर सी बात है ट्रैवलिंग का आपको शौक है, फिर ऑब्वियसली एडवेंचर की जब बात होती है तो घर वाले तो सबसे पहले कह रहे होते हैं किन कामों में लग गए हो? अच्छा, घर वाले मेरे कहते हैं कि इन कामों में लग गए हैं, बट ओवरऑल दे आर सपोर्टिव। और बेगम की जहाँ तक बात है, शुरू में तो काफ़ी वो डरती भी थी, बट नाउ आई थिंक शी हैज़ अंडरस्टूड कि ठीक है जी, इसको हम रोका नहीं जा सकता और इसको करने दिया जाए शौक। तो आई वुड से शी इज़ क्वाइट सपोर्टिव। ऐसा नहीं है कि वो मुझे हर काम से मना करती है, लेकिन मैं टीवी तो नहीं कह सकता। मना करती तो क्या कहते हैं उनको? मैं मना नहीं होता, लेकिन हर बात बेगम की मानना मेरे पे फर्ज तो नहीं है ना जी। ओह, अच्छा, लेकिन फिर वो ये चीज वहां पे भी अप्लाई होती है। हुआ ये कि नहीं, वो शी हैज टू डू इट। हुआ ये बाद में, गॉड, मिसोजिनी। बाद में ये हुआ कि उसने एक्सेप्ट कर लिया कि इसका एक शौक है और ये अच्छे शौक हैं और वो फ्रूटफुल भी हैं, तो वो मुझे करती तो है थोड़ा बहुत, लेकिन जाने देती है। ओवरऑल शी इज वेरी वेरी सपोर्टिव। वैसे जब मेरे पेरेंट्स भी आपको कि ना जाएं और आप घर बैठे तो आप क्या करते हैं? लड़ाई करता हूँ।
फिर वो कहते हैं इधर आप चले जाएं, तो फिर मैं चला जाता हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, इस तरह के शौक जनरली, क्योंकि हम सबके तो नहीं होते, कुछ लोगों के होते हैं, कुछ के नहीं होते, कुछ के हो के वो नहीं कर रहे होते उसका एक्सपीरियंस, कितने ज़रूरी है कि मुश्किल हालात में, स्ट्रेस में, एंग्जाइटी में, डिप्रेशन में, किसी भी और फेज़ में आप जब अपने इस शौक को परस्यू कर रहे होते हैं, अपने इस पैशन को लेकर चलते हैं, मेड बी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी या ट्रैवलिंग या बाइक पर निकल जाना, ये आपकी मेंटल हेल्थ के लिए कितना अच्छा होता है? अच्छा, ये बहुत ज़्यादा अच्छा सवाल है एंड आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हर बंदे को अपने अपने शौक, अपने अपने ख्वाब ज़रूर पूरे करने चाहिए, क्योंकि आजकल के इस इंसानिटी वाले दौर में आपको दिमाग अपना ठीक रखना बड़ा मुश्किल है। तो आपकी भले आपकी पेंटिंग हॉबी हो, आपकी रीडिंग हॉबी हो, आपकी टॉकिंग एंड गोइंग आउट एंड फ्रेंड्स, जिस चीज़ की आपकी हॉबी उसको पूरा करना चाहिए। अब मेरा जिस तरह का जॉब है, एक तो हमारी पढ़ाई बहुत ज़्यादा है, ऊपर फेस की सर्जरी है, इट इज़ वेरी वेरी हेक्टिक एंड वेरी डिमांडिंग बोथ फिजिकली एंड मेंटली एंड इमोशनली एज वेल। और इतना सारा स्ट्रेस होता है, उस स्ट्रेस को डी स्ट्रेस करने के लिए फिर ये सारी मैं स्पोर्ट्स करता हूँ, या मैं मोटरसाइकिलिंग करता हूँ, या मैं फोटोग्राफी करता हूँ। और जब फोटोग्राफी के हम उस गर्ज से बात कर रहे हैं, तो जब आप नेचर में जाते हैं और आप अपने आप को महसूस करते हैं कि ना फ़ोन के सिग्नल आ रहे हैं, कुछ भी नहीं है, आप अकेले बैठे हैं, बारिश हो रही है, मौसम अच्छा है, सीनरी अच्छी है, जानवर है, नेचर से कनेक्ट कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा कनेक्ट करते हैं और बहुत रिलैक्स होते हैं। और इस सारे प्रोसेस में आप अल्लाह से बहुत कनेक्ट करते हैं। और ये आप जब तक आप उस विल्डरनेस को एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, ये बात आप समझ नहीं सकते। वैसे ये बात जो लेकिन एक मरतबा जिसने एक्सपीरियंस कर लिया ना, तो फिर ये एक तरह से ऐसी एक हैबिट आपकी बन जाती है ना कि देन यू नीड इट। फिर जाहिर है, फिर झगड़े भी हो जाए, देन यू हैव टू गो। बिल्कुल आपने सही बात की। फिर हम हर वो टाइम फ्रेम देख रहे होते हैं कि यहाँ पे हमें 12 घंटे मिले हैं, तो उसको कैसे यूटिलाइज करना है, नेचर में जाना है, कैसे घूमना है, कैसे करना है। वी आर प्लानिंग फॉर दैट, सो वी आर एक्चुअली लिविंग अप फॉर दैट कि कब वक्त मिलेगा। ये बहुत सारे लोग अब वक्त की क्योंकि बात है, वो कहते हैं हमारे पास तो टाइम नहीं होता, हम अपने प्रोफेशन में इतना बिजी हैं, और फिर जाहिर है एक जगह पे जब आप रहते हैं तो मेंटल हेल्थ आपकी जाहिर सी बात है इफेक्ट तो होती है। वक्त किस तरह निकाला जाए? बहुत अच्छा सवाल है ये सवाल, जो ऐसा सवाल है जो मुझे बहुत ऐसे तंग करता रहा, क्योंकि मैं इसी सर्कल में फंसा हुआ था और मेरे पास वक्त नहीं था। एक ज़माना था जब स्कूल जाते थे, खेलते थे, बहुत टाइम था, फिर वो टाइम मिला ही नहीं, फिर हम प्रोफेशनल लाइफ में फंस गए, फिर क्लिनिक जाना है, फिर हॉस्पिटल जाना है, फिर ये करना है, वो करना है। सो मैं सवाल पूछता था कि वक्त कैसे निकालूं, तो किसी ने मुझे समझाया कि देखो, जब तुम दुनिया में नहीं थे, दुनिया के काम तब भी चल रहे थे, तुम चले जाओगे, दुनिया के काम चलते रहेंगे, ख़त्म नहीं होंगे। सो आपको अपने आप को देखना है और आपने खुद इसमें से एक घंटा करके निकालें, आप कुछ थोड़ी देर करें। तो अब मैं आहिस्ता आहिस्ता वो ज़िंदगी जो है ना पिछले 3-4 साल से अपनी वापस ले रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल रहा हूँ, करना पड़ता है। और अगर आप टाइम नहीं निकालेंगे तो टाइम तो बहुत तेज चल रहा है, वो तो आता ही नहीं, वो रुकता ही नहीं है, किसी के लिए रुकता नहीं है। बाइक पे पूरे पाकिस्तान का सफ़र किया आपने? अभी नहीं किया, बहुत सारे एरियाज में रहते हैं, करना चाहता हूँ। गोल सेट कर लिया? गोल सेट कर लिया, मेरा तो दुनिया ट्रैवल करने का प्लान है। सो बाय द टाइम, आज टीवी पे कह रहा हूँ, बाय द टाइम आई एम 45 आई प्लान टू रिटायर। अभी 6 साल है मेरे पास। सो मैं चाहता ये हूँ कि अपने प्रोफेशन से रिटायर हो जाऊँ और प्रोफेशन को, जो सर्जरी है, एज ए पैशन कभी कभी करूँ। ठीक है, लेकिन बाकी उससे पहले बाकी सारे काम हम कर लें और दुनिया भी घूमें और लोगों को भी दिखाएं। और हमारा पाकिस्तान ख़ास तौर पर अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है जिसको हम ज़ाया कर रहे हैं। मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ और अपने बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो मैं ये कहता हूँ कि बच्चों, हम स्पेशलाइज्ड कौम है अल्लाह की तरफ से, हमने मुल्क को बर्बाद करने का ठेका उठाया हुआ है। थोड़ी सी अटेंशन दे दें, थोड़ा सा ख्याल कर लें, हमारा मुल्क कुदरती वसाइल में, खूबसूरती में, हर चीज़ में बहुत अच्छा है। बेशक ऐसे, सिर्फ हमारी ओरिएंटेशन ठीक होने की बात है, रास्ता सम दुरुस्त करने की बात है। लास्ट की पाकिस्तान का सबसे प्यारा स्पॉट जो आपके माइंड में फ़ौरन आता हो कि लोगों को मालूम ही नहीं है कि अगर उस स्पॉट पर जाएँ, इस वक्त में जाएँ, तो बहुत खूबसूरत वहाँ पर आपको वाइल्ड लाइफ मिलता है? अच्छा, ये सारे बहुत सारे स्पॉट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। पर्सनली मेरे दिल के करीब जो है ना, वो हेड मराला सियालकोट है। जब हम सर्दियों में जाते हैं और हम रात को निकलते हैं, जिस वक्त सूरज नहीं निकला होता, फजर से हम 2-3 घंटे पहले जाके ठंडे ठंडे कीचड़ में लेट के दरिया के किनारे ऊपर अपने पत्ते शत्ते डाल के छुप के बैठते हैं, नीचे सर्दी भी बर्दाश्त करते हैं और बड़ी मुश्किल लग रही होती है, धुंध भी होती है। लेकिन जूं सूरज निकलता है, अजानों की आवाज़ें आती हैं, हल्की हल्की रोशनी आना शुरू होती है, उस पानी में से भाप निकलती है, धुंध ऊपर जाती है, आसमान में भी धुंध है, रेड और ऑरेंज कलर का लैंडस्केप होता है, और उसमें फिर परिंदे और चीज़ें उड़ के आके बैठती हैं और खाती हैं। सुबह सुबह सारे जानवर जो हैं परिंदे अल्लाह की तारीफ बयान करते हैं, बोलते हैं, गाने गाते हैं, फिर खुराक पे निकल जाते हैं, फिर तो वो जाहिर है वो वाले सीन्स जो है ना, वो एम्बेडेड है मेरी मेमोरी में। और आई थिंक उसके बाद मेरी फोटोग्राफी का लेवल टोटली चेंज हो गया। ज़बरदस्त। तो मैं अभी तक वो उस जगह को बहुत हाईली रेट करता हूं। मेरा डॉक्टर साहब बड़ा इंपॉर्टेंट भी है कि हम जो हर वक्त ये बात कर रहे होते हैं ना कि ये मसाइल हैं, मसाइल ख़त्म जो नहीं आपके कंट्रोल में चीज़, उसको आप कंट्रोल में ला नहीं सकते। इट्स बेटर कि आप अपने लिए एवेन्यूज़ तलाश करें, स्पेशली अपने शौक को परस्यू करें, सो दैट यू नो आप अपना एक गोल आपने सेट किया और उस गोल को आपने अचीव करना। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इतना ही नाज़रीन, दोबारा मुलाकात कल करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।